सवाल एकदम साफ है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे बहुत कम लोग जोर से पूछना चाहते हैं। क्या होगा अगर इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराती? ये कोई थ्योरी की कोल्ड वॉर फिल्म का सीन नहीं है। ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो साउथ एशिया की आज की कॉम्प्लेक्स रियलिटी में बसी हुई है। इंडिया और पाकिस्तान नेबर्स हैं। उनका एक लंबा, अक्सर ट्रबल्ड हिस्ट्री रहा है। क्रूशली, तीनों नेशंस के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये फैक्ट अपने आप में सब कुछ बीथेल थीटा है। ये हर डिप्लोमेटिक टॉक, हर बॉर्डर स्कर्मिश, हर हीटेड पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर एक लंबा काला साया डालता है। द प्रेजेंस ऑफ दीज वेपन्स रीजनल डिस्प्यूट्स को पोटेंशियल ग्लोबल क्राइसिस में बीथेल थीटी है। माना जाता है कि इंडिया और पाकिस्तान थियोनों के पास सिग्निफिकेंट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के मुताबिक 2024 में हर कंट्री के पास अराउंड 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ईच वॉरहेड में अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन करने की पावर है। हिरोशिमा और नागासाकी को तबाह करने वाले बॉम्ब से कहीं ज्यादा। इंडिया की मिसाइल कैपेबिलिटीज जैसे अग्नि-V, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, का मतलब है कि वो डीप स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तान भी रिपोर्टेडली अपना आर्सेनल एक्सपैंड कर रहा है। पोटेंशियली लेट 2020s तक अराउंड 100 वॉरहेड्स तक पहुंच जाएगा। दिस आर्म्स रेस, क्वाइट बट रिलेंटलेस, पूरे सबकॉन्टिनेंट और बियॉन्ड एक परपेचुअल एंजाइटी की अंडरकरंट को फ्यूल करती है। इन तीनों नेशंस के बीच की हिस्ट्री वॉर्स और परसिस्टेंट लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। 1947 में उनके जन्म के मोमेंट से ही वे डिस्प्यूट्स में फंसे हुए हैं, मोस्ट नोटेबली कश्मीर को लेकर। दिस लॉन्ग स्टैंडिंग दुश्मनी मिसट्रस्ट और सस्पिशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बनाती है। कन्वेंशनल वॉर्स लड़ी गई हैं, जाने गई हैं और सीज फायर्स ठोटे हैं। बट इस वॉलेटिल मिक्स में न्यूक्लियर वेपन्स के इंट्रोडक्शन ने स्टेक्स को एक ऑलमोस्ट अनबेरेबल लेवल तक बढ़ा दिया है। फियर अब सिर्फ टेरिटोरियल लॉसेस या मिलिट्री डिफीट्स का नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल सर्वाइवल का सवाल है। एवरी क्राइसिस अब न्यूक्लियर एस्केलेशन का अनस्पोकन थ्रेट लेकर आता है। दिस ऐसे इसी ग्रेव हाइपोथेटिकल सिनारियो की गहराई में जाता है। ये एक अनकंफर्टेबल एक्सप्लोरेशन है, बट ये जरूरी है। What would be the immediate consequences अगर इंडिया न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करता है? पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा? तीनों कंट्रीज, रीजन और वाइडर वर्ल्ड पर इसका डेवास्टेटिंग इंपैक्ट क्या होगा? We will examine the recent military tensions, including the events of early 2025, जो तीनों नेशंस को ब्रिंक पर ले आए थे। We will also scrutinize the nuclear doctrines और policies जैसे no first use, जो supposed to हैं कि ऐसी कैटास्ट्रोफी को प्रिवेंट करें, और उन न्यूमरस रिस्क्स को कंसिडर करेंगे जो स्टिल अनथिंकेबल को ट्रिगर कर सकते हैं। इंटरनेशनल पावर्स, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड स्टेट्स, का रोल इन क्राइसिस को मीडिएट करने में, इस पर भी विचार किया जाएगा। चलो सोचते हैं उस बारे में जो सोचा भी नहीं जा सकता। इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक करती। इंडिया, जिसने हमेशा नो फर्स्ट यूज (NFU) न्यूक्लियर पॉलिसी अपनाई है, वो इतना बड़ा केथियम क्यों उठाएगा? शायद कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक जिसका पक्का सबूत मिले कि वो पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप्स ने किया है, इंडिया को उसके सब्र की हद से पार ले जाए। या फिर किसी तेजी से बढ़ते हुए कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया को लगे कि पाकिस्तान से न्यूक्लियर हमले का खतरा है और वो NFU की ऑफिशियल पॉलिसी के बावजूद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने का फैसला कर ले, ये सोचकर कि यही एकमात्र ऑप्शन है। ऐसे फैसले के पीछे बहुत भारी दबाव होगा, शायद अपने वजूद को बचाने का डर, या फिर वायलेंस के इस चक्र को हमेशा के लिए खत्म करने की चाहत, चाहे तरीका कितना भी भयानक क्यों ना हो। पाकिस्तान में इसका फौरन नतीजा बहुत ही भयानक होगा। अगर इस्लामाबाद, कराची या लाहौर जैसे बड़े शहरों या रावलपिंडी जैसे खास मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, तो तबाही पल भर में पूरी तरह से हो जाएगी। लाखों लोग धमाके, गर्मी और शुरुआती रेडिएशन से पल भर में मारे जा सकते हैं। हॉस्पिटल तबाह हो जाएंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ जाएंगे और गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद खत्म ही हो जाए। समाज का पूरा ताना बाना बिखर जाएगा। जो बचेंगे उन्हें फायर स्टॉर्म्स, रेडिएशन सिकनेस और गिनी चुनी चीजों के लिए भयानक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जो एक डरावने सपने जैसा होगा। कोई अनऑर्गेनाइज्ड रेस्क्यू नहीं होगा। जितनी जरूरत होगी उतनी मेडिकल इमदाद नहीं मिलेगी। सिर्फ केओस और ऐसी तकलीफ होगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए यूज इट ऑन लूज इट वाली मुश्किल बहुत भयानक सच्चाई बन जाएगी। अगर उसकी लीडरशिप और कमांड स्ट्रक्चर को बहुत नुकसान भी पहुंचता है, तब भी अपने न्यूक्लियर आर्सेनल से जवाबी हमला करने का दबाव बहुत ज्यादा होगा। यह डर कि इंडिया पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को पूरी तरह न्यूट्रलाइज करने के लिए
और स्ट्राइक्स कर सकता है, उसकी मिलिट्री के बचे हुए लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो अपने बचे खुचे हथियार त्याग दें। न्यूक्लियर डिटरेंस थ्योरी का यही तो मूल सिद्धांत है कि जवाबी हमला भयानक होगा और होकर रहेगा। ऐसे फैसले के लिए वक्त बहुत ही कम होगा और यह फैसला भयानक अफरा तफरी और इंफॉर्मेशन के पूरी तरह ठप हो जाने के बीच लेना होगा। ऐसे हालात में पाकिस्तान के कमांड और कंट्रोल सिस्टम की कड़ी परीक्षा होगी। अगर वो पूरी तरह बेकार नहीं हुए तो, अगर सेंट्रल लीडरशिप खत्म हो गई तो जवाबी हमले का ऑर्डर कौन देगा? क्या रीजनल कमांडर खुद पहल करेंगे? पाकिस्तान के बचे हुए न्यूक्लियर एसेट से बिना तालमेल के या गलती से भी लॉन्च होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इंडिया का पहला हमला जो शायद डिसाइसिव होने के लिए किया गया हो, वो इसके बजाय कहीं ज्यादा बेकाबू और बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर एक्सचेंज की शुरुआत कर सकता है। इतने घनी आबादी वाले और इतने करीब बसे रीजन में लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर की बात सोचना भी एक खतरनाक धोखा है। पाकिस्तान की तबाही तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का सिर्फ पहला हिस्सा होगी। सेक्शन 9, निष्कर्ष न्यूक्लियर शैडो में जीना एक नाजुक शांति। ये कहना कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर की संभावना कम है, शायद कुछ तसल्ली दी, पर यह झूठी तसल्ली ही है। ऐसी जंग के नतीजे इतने भयानक, इतने आखिरी होते हैं कि थ्योर की भी संभावना को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। वो सिनेरियो जिसमें इंडिया पाकिस्तान पर न्यूक्लियर बम गिराए या पाकिस्तान इंडिया पर, यह सिर्फ एकेडमिक बहस का मुथेथिया नहीं है, ये एक मुमकिन सच्चाई है जो साउथ एशिया में लगभग थियो अरब लोगों की जिंदगी पर एक लंबा गहरा साया डालती है और पूरी थ्यूनिया के लिए इसके गहरे मायने हैं। थियाम पर हमारे अस्तित्व से कम कुछ नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान त्योनों ने 1998 में न्यूक्लियर पावर्स बनने के बाद कई संकटों का सामना किया है और जानबूझकर या किस्मत से सबसे बड़ी तबाही से बचते आए हैं। वो कई बार बर्बादी के कगार से पीछे हटे हैं, अक्सर इंटरनेशनल शक्तियों के तेखल से, लेकिन झगड़े की असली वजहें जमीनी विवाद, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद, गहरी आपसी अविश्वास, ज्यादातर अनसुलझी ही है। ये अनसुलझे मुथेथी तनाव के लिए लगातार ईंधन का काम करते हैं, जिससे भविष्य में संकटों का खतरा ऊंचा बना रहता है। हर नई भड़क डिटरेंस और संकट मैनेजमेंट की सीमाओं को परखती है। एक खास तौर पर चिंता की बात जो थियो 1025 के संकट के बाद हाल के एनालिसिस में सामने आई है, द हिल 19 मई थियो 1025, वो ये है कि थियोनो पक्ष शायद बाल बाल बचने से गलत सबक सीख रहे हैं। अगर हर टकराव जो पूरी जंग से पहले रुक जाता है उसे इस बात का सबूत माना जाए कि ब्रिंकमैनशिप को कंट्रोल किया जा सकता है या दुश्मन की रेड लाइंस को और आगे धकेला जा सकता है, तो ये अजीब तरह से भविष्य के झगड़ों में और ज्यादा रिस्क लेने की तरफ ले जा सकता है। ये खतरनाक लर्निंग कर्व गलत अंतियाजे की संभावना को बढ़ाता है, जहां एक पक्ष दूसरे के इरादे को कम आंकता है या उसकी हरकतों का गलत मतलब निकालता है, जिससे अनजाने में मामला न्यूक्लियर सीमा के पार बियाराच जाता है। इसलिए आगे का रास्ता सिर्फ संयम बनाए रखने की उम्मीद से कहीं ज्यादा कुछ मांगता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच लगातार बातचीत की फौरन और जारी जरूरत है, जिसका मकसद भरोसा बनाना और शांति से विवादियों को सुलझाना हो। मजबूत आर्म्स कंट्रोल उपाय, न्यूक्लियर सिद्धांतों में ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षित कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत जरूरी हैं, ताकि एक्सीडेंटल या अनजाने में होने वाली जंग के खतरों को कम किया जा सके। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी जिम्मेदारी है कि वो शांति की कोशिशों और नॉन प्रोलिफरेशन प्रयासों को एक्टिव रूप से सपोर्ट करे। आखिर में तीनों तरफ के नेताओं को ये गहरी सच्चाई समझनी होगी कि न्यूक्लियर जंग में कोई विजेता नहीं हो सकता, सिर्फ अलग अलग स्तर पर सबकी बर्बादी ही होगी। तब तक ये उपमहाद्वीप एक नाजुक बेचैन शांति में जीता रहेगा, जिस पर हमेशा न्यूक्लियर खतरे का साया मंडराता रहेगा।